Hello friends, welcome to Mathematics Scolio. This is short lecture on an important concept of probability. Here you will learn amazing application of conditional probability. Do watch it till end because you will definitely enjoy the last question. वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके लाइक से हमारी जो रीच है वीडियो की वो बढ़ जाती है और आपके जैसे खूब सारे बच्चों को इसका एडवांटेज मिल सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन I have taken from JEE Advanced 2020. क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। Two fair dice, each with faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 are rolled together and the sum of numbers on faces is observed. This process is repeated till sum is either prime number or a perfect square. Either prime number or a perfect square. Suppose sum turns out to be perfect square before it turns out to be prime number. मतलब कंडीशन गिवन है that we are getting perfect square before it turns out to be prime number. हमें perfect square मिल रहा है prime number से पहले। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? इफ P इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ऑड, जो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल रहा है वो ओड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। बाद में 14p कैलकुलेट करना है। एक बार p विल गेट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 14p। तो देखिए इसमें पहली चीज क्या है, कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि सम ऑफ, कंडीशन ये गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम, ये कंडीशन है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सैंपल स्पेस है हमारा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, बिफोर प्राइम नंबर, और ये सम होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से पॉसिबल हैं, आप चेक करें। एक तो 4 पॉसिबल है, एक 9 पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आप लोगों को पता है कि 1 to 7 अगर पेयर ऑफ डाइस है तो सम 2 to 7 जो होगा वो x-1 वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी कि 4 के लिए फेवरेबल केसेस 3 है और 7 के बाद 13 माइनस x वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी कि 9 के लिए 4 केसेस हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए प्राइम से पहले। परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 9 3 प्लस 4 7/36। दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर परफेक्ट स्क्वायर, राइट? दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्या हमें चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि सम इज 2 3 5, राइट, 7 11। 2 के लिए फेवरेबल केसेस 1 है, 3 के लिए फेवरेबल केसेस 2, 5 के लिए 4, 7 के लिए 6 एंड 11 के लिए 2। तो टोटल जो फेवरेबल केसेस हैं हमारे पास वो 6 + 2 8 12 14 एंड 15। टोटल जो फेवरेबल केसेस हमारे पास आ गए वो 15 आ गए। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी सम प्राइम की, प्रोबेबिलिटी जो होगी सम प्राइम की, वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 15/36। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम नंबर। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट और शुरू में ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/36 है। प्लस स्टार्ट करें परफेक्ट स्क्वायर ना आए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर की हम प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम से पहले आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता यानी कि प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए, इट मींस नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर प्राइम नंबर। इट मींस 22 जो केसेस हैं 15 + 7 वो केसेस हमें नहीं चाहिए। तो बचे हुए केसेस कितने हो गए? 14। 14 means neither a perfect square nor a prime number, neither a perfect square nor a prime number 14। और उसके बाद हमारे पास 7/36 यानी कि सेकंड जो चांस है उसमें हमारे पास हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में परफेक्ट स्क्वायर ना मिले,
परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा तो प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए, यानी कि 14/36 सेकंड में भी सेम चीज रिपीट हो जाए और थर्ड में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आए, तो ऐसे ये एक हमारे पास सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और ये जो सीरीज है, इस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होगा वो 7/36 1 माइनस 14/36, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 7/22। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर मैं आप लोगों को बताता हूं, इसी इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब यही जो प्रोबेबिलिटी है, इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि let P be the required probability. P be the required probability. What is required probability? Perfect square before prime. अब required probability क्या होगी? Either perfect square will come, right? Plus मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो प्राइम भी नहीं आना चाहिए, यानी कि 22 केसेस ऐसे हैं जो नहीं आने चाहिए। इट मींस फेवरेबल केसेस क्या हो गया, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा और प्राइम तो आना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो 14/36। अब चीजें बैलेंस हो गई। क्या अब हम बोल सकते हैं कि इस एक टॉस के बाद, अब जो प्रोबेबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से आने, परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आने की, वो अगेन वही प्रोबेबिलिटी है जो स्टार्टिंग में थी, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं कि या तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, अगर नहीं आया तो प्राइम भी नहीं आना चाहिए। पहले पहले टॉस के बाद फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इज सेम, वो पी ही रहेगी। इट मींस ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 14/36 इंटू पी इक्वल्स टू 7/36। तो पी की यहां से वैल्यू आ गई 7/22, सेम वैल्यू आ रही है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो सैंपल स्पेस था इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस था। क्यों? कंडीशन थी ये। प्रोबेबिलिटी हमें इसकी नहीं फाइंड करनी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। इसका ये मतलब हुआ कि ऑड नंबर कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर बिफोर प्राइम। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है? वी आर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड बिफोर प्राइम? तो हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 2, 4 एंड 9। ऑड कौन सा है? 9। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। अगर हम चाहते हैं कि आउट ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड बिफोर प्राइम, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड का परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना तो परफेक्ट स्क्वायर आए और ना ही ऑड का परफेक्ट स्क्वायर आए, ना तो परफेक्ट स्क्वायर आए और ना ही प्राइम नंबर आए। तो अगर ऐसा होगा तो उसके लिए फिर से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 14/36 मीन्स नीदर परफेक्ट नॉर प्राइम, एंड फिर से हमारे पास ये 4/36 एंड सो ऑन। तो ये भी जो सीरीज है इसका सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4/36 1 माइनस 14/36, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/22। अब क्वेश्चन क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड बिफोर प्राइम when it is known that perfect square before prime has already come। तो इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम इस यहां अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए 4/22 वेयर सैंपल स्पेस इज 7/22। इट इज 4/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
वैसे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो दो प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने कैलकुलेट की हैं, एक तो वो कंडीशन वाली प्रोबेबिलिटी और दूसरी ये प्रोबेबिलिटी कि ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आ जाए। इन दोनों प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, probability of perfect square before some prime, before some prime। देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। हमारा इंटरेस्ट किस में है? परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम में है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ भी आता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि सैंपल स्पेस, क्यों ना सैंपल स्पेस हम परफेक्ट और प्राइम बना दें, क्यों ना सैंपल स्पेस हम परफेक्ट और प्राइम नंबर ही बना दें, परफेक्ट और प्राइम। और इन दोनों में से अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास या तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या प्राइम आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए हमें? परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की। तो हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि हम, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड प्राइम में है, तो सैंपल स्पेस ही हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम बना दिया। उसमें से फेवरेबल क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। उसमें से फेवरेबल क्या है कि सम परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, राइट। तो व्हाट आर व्हाट आर व्हाट आर पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस फॉर परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास कितने केसेस हैं? हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए हैं 7 केसेस। परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम के लिए कितने केसेस हैं? वो 22। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 7/22 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, ठीक है। और मैं कह रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन सम इज परफेक्ट स्क्वायर, तो वो चीज आप मिस मत करना। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प ली है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड बिफोर प्राइम, राइट, इसमें भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर लगाएं, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड। ऑड नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर 9। उसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4 अपॉन परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम, इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? 22। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/22। क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये वाला इवेंट ए है, ये वाला इवेंट बी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो कंप्लीट ऑड नंबर से इंटरसेक्शन होंगे, यानी कि 4/22 अपॉन 7/22। फाइनली आंसर हमारा क्या होगा? 4/7। तो ऐसे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस रिड्यूस करने के लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस रिड्यूस करने के लिए। तो 4/7 हमारा आंसर है। आई थिंक सेकंड मेथड इज मच फास्टर देन फर्स्ट मेथड। बहुत ज्यादा फर्क यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों में, ठीक है। यहां उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन हम लोगों ने बिल्कुल अवॉइड कर दी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी कॉन्सेप्ट के। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, अ मैच बिटवीन टू प्लेयर्स ए एंड बी इज वन बाय द प्लेयर हु फर्स्ट विंस 2 games। A's chance of winning, drawing and losing any particular game half, 1/6, 1/3। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। हमें किसे जिताना है? ए को जिताना है। सबसे पहले पहला मेथड जिसमें मैं कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं मेथड फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए, वो ये वाला मेथड है जो मैंने आपको बीच में हल्का सा बता दिया था कि आप P को P की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस मेथड से सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को।
एज चांस ऑफ विनिंग, हमें एज चांस ऑफ विनिंग पता है, दैट इज 1/2. We know drawing, that is 1/6. We know losing also, that is 1/3. ये हमारे पास टोटल कंडीशंस हैं. अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ए जीत जाए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ए जीत जाए. देखो, या तो वो स्टार्टिंग में 2 गेम्स जीत जाए, राइट, या वो हारे फिर जीते, या ड्रॉ हो फिर जीते. तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं. पहला इवेंट एक्स, एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए. एक्स इज दैट प्रोबेबिलिटी that A will win 2 games. A is the winner. X is that probability. Y को डिफाइन कर रहे हैं हम कि Y is the probability of winning of A. Y probability of winning of A when he already won. When he already won one game. one game. ओके, ये y को डिफाइन कर रहे हैं. अब अगर हम y को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक गेम a जीत चुका है, उसके बाद a को जीतने के लिए जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो y है, तो हमें एक और चीज डिफाइन करनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ a व्हेन ही ऑलरेडी लूज वन गेम. तो ये हमारे पास सिचुएशंस है, इसके अलावा कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं है. अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन, दैट इज एक्स, तो वो किसके इक्वल होगी. सबसे पहले तो ये है कि मैच ड्रॉ हो जाए. अगर मैच ड्रॉ हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है. तो मैच ड्रॉ हो जाए और फिर वो मैच ड्रॉ होने के बाद ए जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स ही होगी, क्योंकि एक बार अगर मैच ड्रॉ हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. प्लस मान लीजिए वो पहला मैच जीत जाए, एक मैच जीत चुका है. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही विन, वाई, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यहां पर. मान लीजिए वो पहला मैच हार जाए, 1/3. अब प्रोबेबिलिटी जीतने की z, राइट. अब हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू, हमें कैलकुलेट करनी है z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, या फिर किसी भी एक वेरिएबल की टर्म्स में सभी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. तो स्टार्ट करते हैं y से. एक मैच वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी कि वो दूसरा मैच भी जीत जाए. y का मतलब एक मैच जीत चुका है, दूसरा मैच जीत जाए, या फिर ऐसा हो कि वो मैच ड्रॉ हो जाए, सेकंड मैच ड्रॉ हो जाए. अगर सेकंड मैच ड्रॉ हो जाता है, पहला वो जीत चुका है, दूसरा ड्रॉ हुआ, अगर ड्रॉ हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, अभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की y ही रही. ठीक है, ये सेकंड. और क्या केस हो सकता है कि फर्स्ट मैच वो जीत चुका है, इसके बाद वो हार जाए. अगर वो सेकंड मैच हार गया तो वो एक और मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि वो सेकंड मैच हार जाए, हारने के बाद वो जीत जाए, या फिर हार जाए फिर ड्रॉ हो फिर जीत जाए, या फिर हार जाए, या फिर हार तो चुका है वो, या फिर 2 बार ड्रॉ हो और फिर जीत जाए. तो ये एक हमारे पास सीरीज आ जाएगी. ठीक है, ये एक हमारे पास सीरीज आ जाएगी. इस सीरीज को जब आप सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21/25. 21/25. तो ये आप वैल्यू y की कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट अब हमें z की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो z क्या कहता है कि एक मैच वो हार चुके हैं. अगर वो a एक मैच ऑलरेडी हार चुका है तो वो दूसरा मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो क्या होगा कि ड्रॉ हो जाए मैच, अगर ड्रॉ हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई जीतने की, अभी भी z रहेगी. एक तो कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो मैच जीत जाए, राइट. दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो मैच जीत जाए.
अगर वो मैच जीत जाते हैं, देखो एक मैच वो हार चुका है, ठीक है, ड्रॉ होने के बाद चेंज नहीं हुआ। अगर वो मैच जीत जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में, अगर वो मैच जीत जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसे एक और मैच जीतना है, राइट। तो एक मैच जीत गया, एक मैच जीतने के बाद वो हार बिल्कुल नहीं सकता, क्योंकि जेड का मतलब एक मैच ऑलरेडी हार चुका है। तो या तो ड्रॉ होगा मैच, राइट। अगर ड्रॉ होगा मैच, अगर ड्रॉ होगा मैच तो अच्छा 2 मिनट पहले केस ये लीजिए, 1/2 जीत जाए नेक्स्ट मैच, ठीक है, या फिर नेक्स्ट मैच ड्रॉ हो जाए और फिर जीत जाए, या फिर नेक्स्ट 2 मैचेस ड्रॉ हो जाएं और फिर जीत जाए। लाइक दिस वी विल गेट वन इनफाइनाइट सीरीज। और इस इनफाइनाइट सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं कि z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/25। ये z की वैल्यू आ गई। अब आपके पास y की भी वैल्यू है, आपके पास z की भी वैल्यू है। आप एक काम करें, फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करें फ्रॉम 1 2 एंड 3, from 1 2 and 3. From these three equations we are getting x is equals to 1/6x plus 1/2 into y की वैल्यू 21/25 plus 1/3 into z की वैल्यू 9/25। तो इसे आप सिंप्लीफाई करें और x की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। ऐसे जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास x आ जाएगा 81/125। दिस इज योर आंसर। तो ये एक मेथड है। अब देखो यहां फिर से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और इस बड़े क्वेश्चन को छोटा करेंगे। ध्यान रखना यहां पर कैलकुलेशन पार्ट भी आपको करना है जो मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो इट इज नॉट स्मॉल। सो लेट्स कम टू सेकंड मेथड, वो कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है। अब ध्यान से देखो, हमारा इंटरेस्ट है रिजल्ट में कि या तो वो हारे या जीते, क्योंकि अगर मैच ड्रॉ होता है तो प्रोबेबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो क्यों ना एक काम करें, हम ड्रॉ वाली कंडीशन ही हटा दें, हम ड्रॉ वाली कंडीशन ही हटा दें। हम ये कहें कि हमारा इंटरेस्ट रिजल्ट आने में है, तो सैंपल स्पेस हमारा रिजल्ट आना ही होगा। रिजल्ट आने का मतलब आइदर विन और लूज। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि वो या तो जीते या हार जाए? दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/2 प्लस 1/3 which is equals to 5/6। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट ये जो है, हमारा इंटरेस्ट विन और लूज में है। हमें किसे जिताना है? एक हमें ए को जिताना है। वी वांट कि ए जीत जाए। अब ए कैसे जीत सकता है? और याद रखना हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि मैच का रिजल्ट आ रहा है आइदर ए इज विनिंग और लूजिंग। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विन द सीरीज? तो प्रोबेबिलिटी इज दिस कि ए दोनों मैचेस जीत जाए अपने, पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता। और ध्यान रखना ये डब्ल्यू जो है ये कंडीशनल डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू जो है ये कंडीशनल डब्ल्यू है। तो मैं ऐसे लिखता हूं इसे, पहला मैच जीत जाए, दूसरा मैच जीत जाए, when the result is either win or lose। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि वो पहला मैच जीत जाए, राइट, दूसरा मैच हार जाए एंड तीसरा मैच वो जीत जाए। क्योंकि ड्रॉ को हम यूज ही नहीं कर रहे, उससे हमारी प्रोबेबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग सैंपल स्पेस दैट आइदर वी आर गेटिंग विन और लूज। थर्ड केस क्या हो सकता है? वो लूज कर जाए और बाकी के 2 मैचेस वो जीत जाए। इसके अलावा कोई और केस नहीं आएगा। दिस आर द ओनली पॉसिबिलिटी। तो आप देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो विन कर जाए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन both the matches? 1/2 is his probability and the probability that result come is 5/6. When we know that either he is winning or losing,
Is this into 1/2 upon 5/6 plus सेकेंड केस, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, किन दोनों की, दिस वन एंड दिस वन, तो इट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट मैच विन 1/2 अपॉन 5/6 into second lose 1/3 upon 5/6 into third again win 1/2 upon 5/6। अब आप इस सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 339/25, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल गेट कैंसल 2 3 3, तो 3 into 3 into 2 18/125 and finally 45 plus 36 upon 125, it is 81/125। अब आप कंपेयर करो इस मेथड और ऊपर वाले मेथड में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो कैसे हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्मार्टली यूज किया और जो हमारा कैलकुलेशन टाइम है वो ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, तो ये एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे तो आप और एंजॉय करोगे क्योंकि उसका मैं एक ही मेथड बताऊंगा, कौन सा मेथड, जो हमारा मेथड है उसी मेथड से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड मैं आप पे छोड़ता हूं, डू बाय अदर मेथड ऑल्सो, बिगर मेथड ऑल्सो, एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए, अपना सॉल्यूशन भी शेयर कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, छोटे वाला मेथड, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया है जिसमें हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया है इसमें। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टीम्स A and B play a series of games. Each game has 3 possible outcomes: A wins, B wins, or tie. The probability that A wins is 1/3. The probability that B wins 1/2, and consequently the probability of tie is 1/6. The series, and when one team has won two more games than the other. पिछले वाले क्वेश्चन में था टोटल 2 गेम्स, यहां है 2 मोर गेम्स, मतलब ये हुआ कि अगर ए जीतता है फिर बी जीतता है, इट मींस सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो गई, यानी कि सीरीज दोबारा से शुरू होगी, फिर से शुरू होगी, ये डिफरेंस है इसमें। सो 2 मोर गेम्स देन द अदर, that team being declared the winner of the series, probability that A wins the series। तो A को क्या करना होगा, A को कम से कम 2 का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, A को कम से कम 2 का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अब यहां हम स्टार्ट ही सेकंड मेथड से कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है कि हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लगानी है कि ड्रॉ अगर मैच हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, इट मींस वी आर changing the sample space, we are making sample space as either win or lose, तो ए विन, और हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे कि या तो ए जीते या ए हारे, मतलब देयर इज नो कंडीशन ऑफ टाई, राइट। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए विन, what is the probability that A win when the condition that either A win or B win, ये probability कितनी हो जाएगी, as we have done in last question, it is 1/2 upon 1/2 plus 1/3 which is equals to 2/5। okay, ऐसे ही probability that B win when it is known either A win और B win, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 3/5 हो जाएगी। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो ए को जिताना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ए को जिताना है, क्या, सीरीज जितानी है। तो अज्यूम करके चलते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द सीरीज,
A wins the series B P. अब A कैसे विन कर सकता है सीरीज P इज इक्वल्स टू, पहला केस तो ये होगा कि पहला मैच A जीत जाए, पहला मैच A जीत जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। पहला मैच A जीत जाए, और ड्राइंग वाला जो केस है वो हम निकाल चुके हैं। पहला मैच A जीत जाए और उसके बाद अल्टीमेट विनर भी A हो, एक तो ये केस होगा। दूसरा केस क्या होगा कि पहला मैच A हार जाए, यानी कि यहां पर पहला मैच A हार जाए, इट मींस 3/5। पहला मैच A ना जीते, इनफैक्ट पहला मैच A ना जीते, इट इज 3/5, राइट, इट इज 3/5 into P2. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी विच वी हैव टू कैलकुलेट। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, यहां से आप P1 कैलकुलेट कर चुके हैं, कर सकते हैं। P1 का मतलब क्या हुआ कि एक मैच A ऑलरेडी जीत चुका है। P1 का मतलब एक मैच A ऑलरेडी जीत चुका है, एक मैच A ऑलरेडी जीत चुका है, राइट। और A को अल्टीमेट विनर बनना है। तो केस ये हो सकता है कि या तो वो खटाक से एक और मैच जीत जाए, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5, या फिर मैच हार जाए, राइट, या फिर मैच हार जाए। अगर वो मैच हार जाता है, अगर वो मैच हार जाता है तो सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो गई, एक जीता एक हारा। अब फिर से उसे दो का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अगर न्यूट्रलाइज हो गई तो इसका यह मतलब हुआ कि अब उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फिर से P हो जाएगी, जो स्टार्टिंग में उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी थी वही रह जाएगी। तो P1 की ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं P2 की वैल्यू भी। P2 का मतलब क्या है कि वो हार चुका है एक मैच। अगर वो एक मैच हार चुका है, अगर वो एक मैच हार चुका है तो दूसरा मैच वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। इट मींस ही हैज टू विन। जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5, राइट, ही हैज टू विन। अब वो जीत गया, एक मैच हार चुका था, अब वो जीत गया, हारा जीता, सिचुएशन न्यूट्रलाइज। अगर सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो गई, इट मींस ही इज अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी फिर से P आ गई, इट मींस P2 की वैल्यू जो होगी वो 2/5 P हो जाएगी, और P1 की वैल्यू 2/5 प्लस 3/5 P हो जाएगी। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। P किसके इक्वल आ जाएगा, 2/5 P1। P1 इज 2/5 प्लस 3/5 P प्लस 3/5 P2। P2 is 2/5 P. Now this equation is purely in terms of P. ये इक्वेशन अगर प्योरली इन टर्म्स ऑफ P है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 6/25 माइनस 6/25 इज इक्वल्स टू 4/25। इसे आप सिंप्लीफाई करें, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा P 13/25 is equals to 4/25 and value of P is 4/13। ये हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार दूसरे मेथड से भी सॉल्व करो, वो जो सीरीज बनाने वाला मेथड है, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस कैलकुलेशंस में आ गया। ऑलमोस्ट 1/3 टाइम में हम अगर इस मेथड को यूज करें तो 1/3 टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।